कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, अगर हम खेती करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और हम टैक्स मुगलों को नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ में खेती करना छोड़ दिया। लगातार 7 महाराणाओं के साथ हमारे ठाकुर साहब काम आए या उन्होंने उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। 45 लोग हल्दी घाटी में भी हमारे भाई बंधु काम आए, शहीद हुए। वो छतरी भी महाराणा ने बनाई है, किसी ठाकुर की छतरी महाराणा नहीं बनाते हैं। और ये पहला मौका है कि जिसके लिए उन्होंने प्राण त्यागे, उस चीज़ को आप तोड़ो मत। और इसीलिए कुछ खंडित जरूर की, पर नोचों की पाल को तोड़ी नहीं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद 77वें महाराणा की पदवी पर विश्वराज सिंह मेवाड़ विराजेंगे। इसके लिए 25 नवंबर को मुहूर्त निकाला है और यह परंपरा शाही अंदाज में चित्तौड़गढ़ में सुबह 10 बजे निभाई जाएगी। इसी चर्चा में आज हमारे साथ में जो कि मेवाड़ पूर्व राजघराने के 16 बत्तीसा जो गिने जाते हैं, उसमें बत्तीसा के जो ठिकाना है केलवा, उसमें हरि सिंह जी राठौड़ आज हमारे साथ में हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को किस तरह से निभाया जा रहा है आज भी। सबसे पहले तो हरि सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस एपिसोड में कि और इन परंपराओं को जो आज निभाया जा रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? मेवाड़ राज्य की जब से स्थापना हुई है 540 ईस्वी से, तब से लेके आज तक ये परंपराएं कायम रही। और इन परंपराओं में महाराणा अमर सिंह जी के टाइम पे 16 और 32 का गठन हुआ, और तब से अमर सिंह जी के बाद से ये परंपराएं चलती आई है कि महाराणा जब गद्दी पे विराजते हैं तो उनका जो राज तिलक होता है वो सुलुमुर के रावत पहला खून से अंगूठे तिलक लगाते हैं, और उसके बाद वो धूणी माता पधारते हैं। तो धूणी माता पधारने के बाद वो एकलिंग जी दर्शन करने पधारते हैं। वहाँ जब तिलक किया जाता है राज तिलक होने के बाद जितने भी 16 तो जितने भी जो द्वारकाधीश हो, एकलिंगनाथ हो या कांकरोली मंदिर हो, उनकी तरफ से जो चिन्ह आता है उनको स्वीकार किया जाता है। और फिर बारी बारी से 16 उमराव नजराना पेश करते हैं, और 16 उमराव के बाद 32 वाले नजराना पेश करते हैं। फिर अन्य सरदार जो हैं वो नजराना पेश करते हैं। फिर जातियों के, विभिन्न जातियों के जो मेवाड़ में बसती हैं, उनके मुखिया उनको आके समाज की तरफ से उनको नजराना पेश करते हैं। और उसके बाद में वो रवाना होते हैं, जहाँ से भी राज तिलक हुआ वहाँ से धूणी माता पधारते हैं, वहाँ दोग लगते हैं। उसके बाद महलों में जाते हैं, वहाँ माता जी का जो है, और एक जो इसकी उदयपुर की स्थापना हुई थी वहाँ दोग लगते हैं धूणी पे। और उसके बाद वो एकलिंग जी पधारते हैं, और एकलिंग जी पधारने के बाद वहाँ जो एकलिंग जी के जो प्रमुख सेवक हैं वो उनका सम्मान करते हैं और उनको रंग देते हैं। रंग का मतलब रंग का दस्तूर वहाँ करते हैं, वो एकलिंग जी के प्रमुख जो पुजारी हैं उनकी तरफ से होता है। और उसके बाद वो वापस जहाँ तिलक हुआ वहाँ पधारते हैं, और फिर महाराणा द्वारा जितने भी राव उमराव हैं या 16-32 हैं, उनको रंग महाराणा द्वारा दिया जाता है, तब से शोक भंग होता है। अच्छा, ये जो शोक जो रहता है वो शोक पूरे परिवार में रहता है? पूरे परिवार में नहीं, पूरे 16-32 पूरे मेवाड़ में रहता है। महेंद्र सिंह जी का निधन हुआ तो इसमें ये भी तो है कि जो अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि होती है, जो प्रक्रिया में भी उनके जो ज्येष्ठ पुत्र शामिल नहीं होते हैं, कोई दूसरे उनको देते हैं। वो सिस्टम पहले था जब मेवाड़ राज्य अलग था, तब ये परंपरा रहती थी कि गादी सुनी नहीं रहनी चाहिए, राज में कभी शोक नहीं होता है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो फंडल में नहीं जाया करते थे, उनके सन जाते थे, और उनके छोटे ब्रदर होते थे वो जाते थे, उनके द्वारा फंडल होता था। राठौड़ साहब, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि वे सलूम्बर के रावत देवव्रत जी अपने रक्त से तिलक लगाएंगे, ये क्या परंपरा है? मेवाड़ रियासत में जब चुंडा जी महाराज कुंवर थे, और उस वक्त उनके
समन आया था जोधपुर से, तो नारियल लेके जोधपुर से आए थे, शादी का प्रस्ताव आया था। तो उस वक्त में महाराणा लाखा, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए कौन नारियल लाएगा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये नारियल चुंडा जी के ही आए हैं। तो चुंडा जी ने ये बात सुन ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नारियल तो आप ही झेलो, आप ही इनसे वर्ण करो, मैं आपने इतना फरमा दिया तो मैं ये नारियल नहीं झेलूँगा, आप झेलो। पर जोधपुर वालों ने शर्त रखी कि हमारा जो भाणेज होगा वो गद्दी का वारिस होना चाहिए, और यहाँ तो चुंडा ऑलरेडी हैं, तो हम नारियल कैसे दें आपको। तो उस वक्त चुंडा जी ने कहा अगर यही तकलीफ़ है तो मैं गादी छोड़ता हूँ, मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूँगा, और आप इनको नारियल दो, जो इनके कोख से पैदा होंगे वो मेवाड़ का महाराणा अगला होगा। तो उन्होंने गादी छोड़ी, और गादी छोड़ने के उपरांत जो सेक्रीफाइस किया उसमें उनको जो महाराणा की तरफ से एक विशेष सम्मान दिया गया। विशेष सम्मान हमेशा ये मानते थे कि जो हरावल में रहता है, जो सेनापति कहलाता है, और उसकी एक विशेष महत्ता मेवाड़ में होती है, तो वो ओहदा इनको उसी दिन से चुंडा जी को दिया गया। सलूम्बर राज जो उनको सलूम्बर जागीरी दी थी और चुंडा जी को दिया गया। हरावल में सेनापति होने के नाते जब भी गादी पे राज तिलक होता है तो पहली सीट भी महाराणा के बाद चुंडा जी की होती है। अच्छा। और जब महाराणा गादी पे बैठते हैं तो जो क्रम होता है 16 का, उसमें फर्स्ट जागीरदार चुंडा होते हैं, सलूम्बर रावत होते हैं, तो वो राज तिलक करते हैं और फिर दूसरे नजराना करते हैं। अच्छा। और जहाँ तक खून से तिलक की बात है तो कुमकुम और रक्त को बराबर महत्ता दी गई है, और उन्होंने जो शौर्य के साथ अपना रक्त से वो एक तरह से वचनबद्ध होते हैं कि मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए एज ए सेनापति कायम रहूँगा। जो भी यहाँ महाराणा के शोक में शोक व्यक्त करने आते हैं, चाहे पूर्व राजा महाराजा हों, चाहे राजनेता हों, तो उन सबको आदर दिया जाता है। और आदर में अगर किसी के बैठने में तकलीफ़ है तो उनको कुर्सी भी नज़र की जाती है, और बैठने की वहाँ व्यवस्था अलग अलग है कि कौन कहाँ बैठेगा। महाराणा बैठेंगे, साइड में उनके महाराज कुंवर बैठेंगे, फिर पीछे उनका परिवार बैठेगा, एक तरफ 16-32 बैठेंगे, एक तरफ जनता जो शोक व्यक्त करने आ रही है, मुखिया जो आ रहे हैं वो बैठेंगे। तो सबको यथा योग्य सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी सम्मान में उपराष्ट्रपति जी पधारे तो उनको भी सम्मान के लिए कुर्सी के लिए निवेदन किया गया, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, नीचे बैठ सकता हूँ, नीचे बैठ जाऊंगा। तो ये उनकी गरिमा है कि उन्होंने इस परिवार के प्रति जो आदर दिया वो सम्माननीय है। मेवाड़ राज परिवार के प्रति लोग एक श्रद्धा भाव से जुड़े हुए हैं, हर समाज के लोग। क्यों नहीं जुड़े होंगे? जब आपने देखा सबसे ज़्यादा मुसीबत मेवाड़ पे आई थी महाराणा प्रताप के टाइम पे, तब पूरी मेवाड़ के राव उमराव जो भी हैं वो पहाड़ों में रहे और उन्होंने संघर्ष किया, और उसके साथ साथ मेवाड़ की जनता ने साथ दिया, क्योंकि जनता अगर साथ नहीं देती तो वो निश्चित रूप से घेरे में आ जाते और पकड़े जाते या ज़्यादा युद्ध होता। तो मेवाड़ ने साथ दिया, मेवाड़ की हर कौम ने उनके साथ खड़े रहे। जनता ने खेती छोड़ दी थी कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, अगर हम खेती करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और हम टैक्स मुगलों को नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ में खेती करना छोड़ दिया। तो उससे आम जनता परेशान हुई थी। अच्छा। पर उन्होंने परेशानी झेली, पर महाराणा को पूरा आदर और सत्कार और सिंबल दिया कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो वही श्रद्धाभाव, वही जुड़ाव आज भी देखा जा रहा है लोकतंत्र में, ये एक बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र महाराणा हैं जिन्होंने हिंदुओं की आन बान और शान को बचाए रखा। अगर वो नहीं होते तो आज
अलग होता है। यहाँ भी कई कन्वर्ट हो जाते और एक तरह से मुगलिया सल्तनत और ज़्यादा हावी हो जाती है। जो पहला युद्ध हुआ था डिवेर का, उसमें जब महाराणा की विजय हुई और वो सुना गया तो केरल तक में विशेष पूजा अर्चना की गई मंदिरों में कि आज हमारे हिंदुओं की विजय हुई। एक जैसे आप बत्तीसा में जैसा केलवा आपका ठिकाना आता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये गर्व तो महसूस होता है कि मैं उस राज परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी बत्तीसा में शामिल हूँ। हमारे ठाकुर साहब हैं बत्तीसा में, वो शामिल है, हम उनके छोटे भाई हैं और गर्व तो होता है कि मेवाड़ की हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री से हम जुड़े हुए हैं। हम यहाँ मारवाड़ से आए तो हमें महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा और उनके दो बड़े भाई थे, उनमें आपसी द्वंद्व हो रहा था। और जब हम चारभुजा के ऊपर सेवंतरी गांव में हम दर्शन करने आए हुए थे तो महाराणा सांगा घायल अवस्था में वहाँ आए थे और हमने उनकी मदद की, उनको नया घोड़ा दिए, उनको मारवाड़ की तरफ उतारा और उनके जो बड़े भाई जयमल थे वो आए तो हमने कहा कि हमारे शरण में आए हुए हैं, हम उनको नहीं देंगे। और वहाँ लड़ाई हुई और वहाँ लड़ाई होने के उपरांत हमारे सभी बांधो सहित ठाकुर साहब जो गीदा जी थे उनका वहाँ देहांत हुआ। और उसी मंदिर में दो रानियाँ साथ थी और सती भी उसी मंदिर के हुई, सेवंतरी मंदिर के प्रांगण में हुई, जिनकी छतरियाँ आज भी बनी हुई हैं। अच्छा, तो उसी के बाद में ये मतलब आपको बत्तीसा उसके बाद हमें महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे खानवा के युद्ध में और उनको विष दे दिया गया था कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता और आप इलाज नहीं हो सकता, दुख शरीर में तकलीफ़ हो रही है, तो उनको विष दिया गया। और विष दिया गया तो उनको पता लग गया कि मुझे विष दे दिया गया। और उसी वक्त हमारे केलवा के पास ही मियारी गांव है जो आज पसुन रहते हैं चारण सरदार, वहाँ आशिया जी थे। आशिया जी को पता था कि जो जागीरी मिली है उनको वो भाई बांधवों को मिली है। उनका रियल जो लड़का था वो उनके डेथ के बाद जो अपने डिलीवरी के टाइम पे डीसा में थे, उनके बाद में लड़का हुआ, उनको वंचित रखा गया। तो आशा जी ने महाराणा सांगा को घायल अवस्था में कहा कि आपके लिए जो काम आया और आप जो चित्रकूट यानी चित्तौड़ के राजा बने, वो परिवार, उनका परिवार का असली वारिस जिंदा है, उनको कोई सम्मान नहीं मिला है। तो महाराणा सांगा ने अपने लड़के जो थे उनको कहा और महाराणा उदय सिंह जी ने हमारे जो उनके पिताजी के लड़के थे नेत सिंह जी, उनको जागीरी दी। और उस टाइम से हम मेवाड़ में आए हैं और तब से लेके लगातार 7 महाराणाओं के साथ हमारे ठाकुर साहब काम आए या उन्होंने उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो उज्ज्वल इतिहास हमारा मेवाड़ के साथ रहा है। मेवाड़ में हमें जागीरी मिली है, बड़ी जागीरी। पहले कभी 64 गांव थे जो बिणोल से लेके कांगनी तक थे और उसके बाद हमें देसूरी का परगना भी मिला। हमने हल्दी घाटी में भी हमारे ठाकुर साहब और उनके लड़के जो वरिष्ठ लड़के ज्येष्ठ लड़के थे वो भी आए। हमेशा ज्येष्ठ लड़का जाता नहीं है, पर हमारे ज्येष्ठ लड़के भी हल्दी घाटी में गए। भाई बंधुओं सहित 45 लोग हल्दी घाटी में भी हमारे भाई बंधुओं सहित काम आए, शहीद हुए। तो हमारा इस परिवार के साथ गौरवपूर्ण इतिहास है और हमें महाराणा के द्वारा भी सम्मान दिया गया, यथोचित सम्मान दिया गया। इसलिए हम भी खुश हैं कि हमारा इस हिस्ट्री में स्थान है। बिल्कुल। आज जैसे इन परंपराओं में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुराना इतिहास, अपने पूर्वजों का बलिदान भी याद आ जाता है। आता है ना, हर जगह हमारी छतरियाँ बनी हुई है। बिनोल में बनी हुई है, जो हल्दी घाटी में काम आए उनकी बिनोल में बनी हुई है। नेत सिंह जी चित्तौड़ में जयमल जी के साथ काम आए। तो नेत सिंह जी जो पहला मेवाड़ में हम आए थे, नेत सिंह जी को मिली थी, उनका वहाँ देहांत हुआ था, चित्तौड़ में शाखा हुआ। उसमें बाद में औरंगजेब के टाइम पे हमारे आनंद सिंह जी काम आए, जो रासमन पाल पे इरिगेशन की जो टंकियाँ हैं गेट के बाहर, वहाँ वो छतरी बनी हुई है, वो काम आए। वो छतरी भी महाराणा ने बनाई है, किसी ठाकुर की छतरी महाराणा नहीं बनाते हैं। और ये पहला मौका है कि वो जब औरंगजेब से लड़े
जबकि फौज पीछे हट गई थी मेवाड़ की और विड्रॉल हो गया था, पर वो डटे रहे और वो जब लड़े और इतनी बहादुर से लड़े कि उनके लड़के जो शामल दास जी थे उनको भी औरंगजेब ने बुलाया और कहा कि आप दिल्ली चलो, आपको बड़ी मनसबदारी दूंगा। मैं इनके युद्ध कौशल से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि 70 साल की उम्र में जिस तरह से इन्होंने मेरे को युद्ध लड़ते देखा, तो मैं उनका सम्मान करते हुए आपको दिल्ली में मनसबदारी देना चाहता हूँ। पर उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने यही कहा कि जिसके लिए उन्होंने प्राण त्यागे उस चीज़ को आप तोड़ो मत, और इसीलिए कुछ खंडित जरूर की पर नौचौकी पाल को तोड़ी नहीं। उनको न्योता नहीं दिया गया था महाराणा राज सिंह जी ने, जो यहाँ 9 करोड़ में ये पाल बनी थी और 9 करोड़ ही उन्होंने उस टाइम दान किए थे। एक 9 करोड़ का जैन समाज द्वारा दयाल साहब मंदिर भी बनाया था 9 खंडिया, उसको उन्होंने फिर बाद में तोड़ा, पाल को नहीं तोड़ा गया। अगर पहले की जो राजशाही परंपराएं अगर देखें राजनीति और आज की जो राजनीति देखें लोकतंत्र में, उसको कितना आप देखते हैं? मेवाड़ ने हमेशा ये रखा कि हम आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम सिर्फ अपनी पगड़ी झुकाएंगे। महाराणा अपनी पगड़ी झुकाएंगे तो एकलिंग नाथ के आगे झुकाएंगे, इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। तो आज भी स्वतंत्र थे, पहले भी स्वतंत्र थे, कभी मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ। इसलिए ये परंपराएं जो चल रही हैं तो उस वक्त से चल रही हैं। तो ये मेवाड़ ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी है कि हमारा मेवाड़ स्वतंत्र है, हमारे यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं बने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब। तो देखा आपने केलवा ठिकाना जो बत्तीसा में शामिल हैं और उसका भी इतिहास बताया, किस तरह से मेवाड़ परिवार से जुड़ाव रहा है, किस तरह से इन्होंने मेवाड़ के लिए बलिदान दिया, और वह सब कुछ आपने बताने का प्रयास किया और इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हुई। निश्चित तौर पर ये सांस्कृतिक विरासत है जिसको लेकर हर किसी में एक बड़ी उत्सुकता है कि इस बारे में हम जानें, इन परंपराओं को जानें, इन संस्कृति को जानें। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।